आज हम लाइफ इन द यूके का टेस्ट नंबर 31 करेंगे और ये वाला टेस्ट जो है आपको पता ही है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। आपको दो टेस्ट रिक्वायर होते हैं जो कि B1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग और लाइफ इन द यूके है। तो B1 की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, बहुत सारी इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी है, जो आपको इजी लगे वो देख लें, क्योंकि ये दोनों टेस्ट आपके लिए लाजमी है और ये लाइफ इन द यूके का है। तो इसको टेस्ट को देखते हैं अब आगे चल के। सबसे पहले तो ये आपको समझना चाहिए कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं और आपको पास होने के लिए 18 क्वेश्चन चाहिए। और टाइम जो है इसके लिए वो 45 मिनट्स है। बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि टेस्ट टोटल कितने हैं, तो मैं तकरीबन पिछले कुछ वीडियोस में ये बताता जा रहा हूँ कि टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। ये बेसिकली एक बुक है जो कि होम ऑफिस की अप्रूव्ड बुक है लाइफ इन द यूके के बारे में, तो उसमें से ही टेक्स्ट बनाए जाते हैं। तो जितने मर्ज़ी आप बना सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कोई नंबर ऑफ़ टेस्ट नहीं है कि ये टेस्ट करें तो आप टेस्ट पास कर लेंगे। बेसिकली नॉलेज चाहिए जो बुक में है, तो वो नॉलेज को कवर करने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टेस्ट बनाते हैं। तो ये भी आपके लिए उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस टेस्ट है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते हैं और अभी हम आगे चलते हैं और अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का इस टेस्ट में वो ये है कि व्हेन डिड हेनरी 6 डाई। हेनरी 6 जो है वो हेनरी 8 का उसकी डेथ हुई थी और हेनरी 8 वो है जिसने 6 शादियां की थी। तो इसका जनवरी 1547, जनवरी 1557 है या फरवरी 1547 और फरवरी 1557 है। तो इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 1547। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज एंड पोएम्स इज ऑफन स्टिल कोटेड। ये नीचे जितनी भी कोटेशंस दी गई हैं, लाइंस हैं, इनमें से शेक्सपियर की कौन सी हैं और कौन सी लाइन शेक्सपियर की है और वो अक्सर यानी कोट की जाती है, अक्सर लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, उसके बाद आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टॉयल टीयर्स एंड स्वेट, लॉन्ग लिव आवर नोबल किंग, गॉड सेव द किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। ये उसकी पोइट्री में से है शेक्सपियर की। मैं साथ साथ आपको इन तीनों का भी बता देता हूँ कि ये किसने बोले थे। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टॉयल एंड टीयर्स, ये विंस्टन चर्चिल की स्पीच में से है। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो लाइन है ये किसने बोली है। फिर उसके बाद ये लॉन्ग लिव आवर नोबल किंग या गॉड सेव द किंग, ये यूके का जो नेशनल एंथम है ये उसकी लाइन्स हैं। क्वेश्चन 3 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिटिश लाइफ। सो ये जो नीचे 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से दो जो हैं, ये आप देखें कि 2 लिखा हुआ है, कौन से दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिटिश लाइफ हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल कहते हैं बुनियादी उसूल, यानी कि जो इस सोसाइटी की लाइफ, जो सोसाइटी का जो रूए रवां है, बुनियादी उसूल हैं जो कि आप सबको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आप करें। टॉलरेंस ऑफ दोज विद डिफरेंट फेथ्स एंड बिलीफ्स, दूसरे मज़हब के, दूसरे धर्म के, दूसरे अकीदे के लोगों को बर्दाश्त करना। बाइंग फूड फ्राम लोकल बिजनेस यानी कि आपके इलाके के जो बिजनेस है उनसे फूड बाय करना। रूल ऑफ लॉ, तो ये कानून की हुक्मरानी, कानून को मानना, या डूइंग द मिलिट्री सर्विस या मिलिट्री सर्विस करना। तो आप देखें कि आपके फैमिलीज़ में भी, फ्रेंड्स में भी होगा, हर कोई तो मिलिट्री सर्विस नहीं करता। अगर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता तो हर एक को करनी पड़ती। फिर बाइंग फ्राम लोकल बिजनेसेस, एक्सक्यूज़ मी, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो फिर आप दूसरे शहर में से शॉपिंग ही नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर ए, ये नंबर 1 और उसके बाद ये नंबर 3 है, ठीक है, ये हमारे करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द यूके। यूके का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो ये लंदन। इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पे तो टाइम ज़ाया करने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट इज नॉट ट्रू।
ये आपको याद रखना है कि इसमें जो वर्ड नॉट है इसको आपने फोकस करना है। कुछ लोग नॉट भूल जाते हैं, जब चूँकि लास्ट वर्ड ट्रू है तो वो समझते हैं कि बस ट्रू फाइंड करना है। नहीं, ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। इनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि मैरी जो क्वीन ऑफ स्कॉट है, 3 बातें उसके बारे में सच हैं, एक ठीक नहीं। वो देखते हैं। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर चाइल्डहुड इन फ्रांस, उसने अपना ज़्यादातर बचपन फ्रांस में गुजारा। उसके बाद शी वाज प्रोटेस्टेंट, वो प्रोटेस्टेंट थी। शी गेव हर थ्रोन टू हर प्रोटेस्टेंट सन जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, उसने अपना जो थ्रोन था, तख्त था, बादशाही थी, वो अपने बेटे जेम्स सिक्स को दे दी। शी वॉज केप्ट हर प्रिजनर फॉर 20 ईयर्स, और या फिर वो 20 साल कैद में रही। तो इसमें से ये एक जो है वो ठीक नहीं है, प्रोटेस्टेंट नहीं थी, वो कैथोलिक थी। बाकी ये सारे उसके बारे में ठीक हैं, यानी उसने बचपन भी फ्रांस में गुजारा, उसने अपने बेटे को भी किंग बना दिया, और फिर वो 20 साल एलिज़ाबेथ की कैद में भी रही। क्वेश्चन है कि व्हेन डिड आयरलैंड बिकम यूनिफाइड विद इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ कब जुड़ा। यूनिफाइड का मतलब होता है कब जुड़ा। बेसिकली आपको पता है कि ये यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्रीज़ का जो कलेक्शन है, ये वो 4 कंट्रीज़ को कहते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। बाद में वो नॉर्दर्न आयरलैंड हो गए। तो ये जो कब उसके साथ हुआ, 1801 में, 1811 में, 1901 में या 1925 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1801 में। 1801 में आयरलैंड जो है वो यूके के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड के साथ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज हॉगमनी। तो हॉगमनी जो है वो क्या है। द इक्विवेलेंट ऑफ क्रिसमस डे इन स्कॉटलैंड। ये क्रिसमस डे को स्कॉटलैंड में कहते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ न्यू ईयर्स ईव इन स्कॉटलैंड, या स्कॉटलैंड में न्यू ईयर ईव को हॉगमनी कहते हैं, या फिर यही 2 चीज़ें वेल्स में हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये रहा, जो हॉगमनी है वो बेसिकली स्कॉटलैंड में न्यू ईयर ईव को कहते हैं। बस सिंपल से आप जैसे सारे लोग न्यू ईयर ईव मनाते हैं 31 ऑफ दिसंबर को, तो ये लोग उसको हॉगमनी कहते हैं। बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ईच हैव देयर ओन सिविल सर्विस। सवाल का मतलब यह है कि जो डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, यानी जो वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी अपनी हुकूमतें हैं, उनकी अपनी सिविल सर्विस भी है, यानी उनके यहाँ अपनी काउंसिल्स हैं, वो वहाँ से जो काउंसिल की जो चीज़ें हैं वो उसको रन करते हैं। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिमेम्बरेंस डे there is a 2-minute silence at 11 a.m. to commemorate those who died fighting during the First World War. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि रिमेम्बरेंस डे जो कि 11 नवंबर को होता है, उस पे 2 मिनट की 11 बजे साइलेंस होती है, ताकि उन लोगों की सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियों को याद किया जाए जो कि वर्ल्ड वॉर में मर गए। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the distance between the north coast of Scotland and south west corner of England। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा यूँ मैप बना के दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये यूके का एक मैप है, आपको इतना तो अच्छा नहीं बनाया, लेकिन रफ सा एक मैप बना लेते हैं। ओके, समझो कि ये यूके का मैप है। तो ये क्वेश्चन ये क्या है कि स्कॉटलैंड के इस कोने से लेकर और इंग्लैंड के इस कोने तक ये जो आपस में इनका डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है। तो 870 माइल्स, 490, 840 या 870 माइल्स। ओके, ये 870 माइल्स है इस कोने से लेकर इस कोने तक। इस ये जगह को लैंड्स एंड कहते हैं और इसको जॉन ओग्रोड्स कहते हैं। कभी कभी नाम भी आ जाते हैं इनके, लेकिन चलें यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर 870 माइल्स है। हु वॉज हेनरी पर्सल। हेनरी पर्सल कौन था। ये क्वेश्चन इस तरह के मुश्किल होते हैं जिसमें किसी के नाम का पूछ लिया जाए कि वो कौन है। जर्मन बॉर्न कंपोज़र था। कंपोज़र कहते हैं जो म्यूज़िक बनाता है। एन ऑर्गेनिस्ट,
एट वेस्टमिंस्टर एबी। वेस्टमिंस्टर एबी में ऑर्गेनिस्ट था। वेस्टमिंस्टर एबी वो जगह है जहाँ पे ये बड़े बड़े लोगों का, जैसे लेडी डायना हो गई या उनका या क्वीन हो गई, उनका फ्यूनरल भी होता है। फिर इधर ही किंग्स को, क्वींस को उनकी ताजपोशी भी होती है। एन ओपेरा कंपोजर या जैज म्यूजिशियन। तो इसका करेक्ट आंसर है एन ऑर्गेनिस्ट एट वेस्टमिंस्टर एबी। तो ये ऑर्गेनिस्ट था, एक ऑर्गन बजाने वाला। हाउ हैज लाइफ हाउ आर लाइफ पीयर्स अपॉइंटेड। लाइफ पीयर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझें कि लाइफ पीयर्स होते क्या हैं। देखें, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो हाउसेज हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स तो वो जगह है ना जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है और आपके और हमारे सारों के एमपीज होते हैं, तो उसको तो छोड़ें। दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपर हाउस उसको कहते हैं, और उसके अंदर हर फील्ड के जो माहिर या स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनको वो बैठते हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं होता, उनको रिकमेंड किया जाता है। तो वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो वो बताया जा रहा है बाय द मॉनर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मॉनर्क कहते हैं किंग को या क्वीन को, यानी जो भी शाही ख़ानदान में सबसे बड़ा होगा, किंग होगा या क्वीन। सो मॉनर्क उसको अपॉइंट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, या बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द किंग, या फिर किंग उसको एडवाइस करता है कि ये बंदे को रख लो, और प्राइम मिनिस्टर को उसको अपॉइंट करता है बाय द शैडो कैबिनेट बाय द एमपीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ये, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, किंग फिर उसकी जो है वो एक किस्म का अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देता है कि हाँ ठीक है भाई बना लो इसको। तो ये बाकी ऑप्शंस नहीं अप्लाई होते। वेयर इज़ द जायंट्स कॉजवे लोकेटेड। तो ये जो जायंट कॉजवे है ये कहाँ पे है? जायंट कॉजवे जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, who proposed the enemy's aircraft could be detected by radio waves and is responsible for the development of radar। किस साइंटिस्ट ने ये बात बताई थी कि दुश्मन के जो हवाई जहाज़ हैं या फाइटर प्लेन्स हैं उनको रेडियो वेव्स के साथ डिटेक्ट किया जा सकता है, और फिर उसने रडार बना दिए? सर रॉबर्ट वाटसन वॉट ने, या जॉन मैक्लियोड ने, या जॉन लोगी पेड ने, या एलन ट्यूरिंग ने? तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा। क्वेश्चन 15 है, ड्यूरिंग हैलोवीन पीपल कार्व लैंटर्न्स आउट ऑफ समथिंग एंड पुट अ कैंडल इनसाइड देम। हैलोवीन जब होती है तो लोग इन चार में से किसी एक चीज़ में इसको काट के अंदर से इसको खाली करके फिर उसमें एक लैंटर्न या मोमबत्ती या आप लाइट कह लें वो लगा देते हैं। तो वो इनमें से क्या है? पम्पकिन्स में, ऑबरजीन्स में, क्ले में, या पोटैटोस में? तो आपको पता ही है कि हैलोवीन के ऊपर पम्पकिन्स होते हैं, उनको काट के उनके बाजू का शेप भी वो जिन्स चुड़ैल जैसी बनाई हुई होती है, और उसमें फिर बत्ती रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, in England, Wales and Northern Ireland, if an accused person is aged 18, the case will be heard in a youth court। इंग्लैंड में, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड में अगर किसी आदमी का जिसके ऊपर किसी किस्म के जुर्म का इल्ज़ाम लगा हो, उसकी एज 18 साल हो, तो उसका केस यूथ कोर्ट में सुना जाता है। तो ये फॉल्स है। आपको ये याद रखना है कि यूथ कोर्ट 18 साल से नीचे के लोगों के लिए है, 18 साल के लोगों के लिए नहीं है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स है, ये इसका आंसर है। The Prime Minister appoints about 40 senior MPs to become ministers in charge of departments। प्राइम मिनिस्टर जो है वो तकरीबन 40 सीनियर मिनिस्टर्स अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए चूज़ करता है, उसको उसकी कैबिनेट कहते हैं। सो ये भी फॉल्स है, ये 40 नहीं होते, ये 20 होते हैं। आपको ये याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर 20 मिनिस्टर्स को चूज़ करता है। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है आपको कंफ्यूज करने की, या फिर मुश्किल क्वेश्चन की एग्जाम्पल है। अब ज़रा सुने इसको। रॉयल एस्कॉट इज़ अ 4-day horse race meeting in Berkshire, attended by members of the royal family।
रॉयल एस्कॉट जो है वो 4 दिन पे मुश्तमिल एक हॉर्स रेस फेस्टिवल का नाम है, जिसमें जो कि बर्कशायर में होती है। ये ब्रैकनल या रेडिंग के करीब है, अटेंडेड बाय मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और इसमें रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी अटेंड होते हैं। तो ये पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये फॉल्स है, फिर आपको ये समझाऊं कि इसमें देखें क्या क्या चीज़ें ठीक हैं। रॉयल एस्कॉट एक हॉर्स रेस का नाम भी है, ठीक है। रॉयल एस्कॉट में बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे हॉर्स रेस भी होती है, वो बर्कशायर में भी है, ये भी बात सही है। मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली भी उसमें आते हैं। उसके अलावा ये जो यूएई वगैरह हो गए हैं, बड़े बड़े और कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं जिनको घोड़े दौड़ाने का शौक़ है, उनके घोड़े भी होते हैं। फिर वहाँ पे जुआ भी बहुत चलता है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये 4 डे नहीं है, आपको ये याद रखना है कि ये 5 डे रेस है। अब आप देखें कि आप इसमें सारा कुछ ठीक है, एक ये 4 डे की बजाय 5 डेज होता तो ये ठीक हो जाता। तो ये आपने याद रखना है कि रॉयल एस्कॉट 5 डे रेस है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, हु सैट एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लोग होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, वो इलेक्शन के ज़रिए नहीं आते, उनको पीयर्स कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मिडिल एजेस में उसमें कौन लोग बैठते थे? तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि मिडिल एजेस क्या है। मिडिल एजेस 1100 से लेकर आप यूँ कह लो कि 1500 का जो ज़माना है, ये मिडिल एजेस है। इस दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन लोग बैठते थे? ग्रेट लैंड ओनर्स एंड बिशप्स, बड़े बड़े जागीरदार, और बिशप्स कहते हैं जो चर्च का सबसे बड़ा पादरी होता है, सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर होता है। नाइट्स हु आर यूजुअली स्मॉल लैंडर, या नाइट्स बैठते थे जो कि छोटे छोटे जागीरदार होते थे, या वेल्थी पीपल फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़, या फिर टाउन्स एंड सिटीज़ के अमीर आदमी जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। फार्मर्स और ब्लैक स्मिथ्स, किसान या फिर लोहार जिसको कहते हैं, ब्लैक स्मिथ्स उनको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ग्रेट लैंड ओनर्स एंड बिशप्स। इसमें आम लोगों को तो बैठने की इजाज़त ही नहीं थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्कॉटिश टेलीविजन इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्कॉटिश टेलीविजन के बारे में स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? वो ये, देयर इज़ अ चैनल विद प्रोग्राम्स इन द गैलिक लैंग्वेज। गैलिक स्कॉटिश की पुरानी ज़बान है। स्कॉटिश टेलीविजन पर गैलिक ज़बान में एक प्रोग्राम है। देयर आर 3 चैनल्स, ये सॉरी ना प्रोग्राम नहीं, एक चैनल है। देयर आर 3 चैनल्स इन गैलिक लैंग्वेज। स्कॉटलैंड के टीवी पर 3 चैनल्स हैं। ऑल प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट इन इंग्लिश। उस पर कोई गैलिक का नहीं है, सारे इंग्लिश में होते हैं। देयर आर नो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड के बारे में है ही नहीं है कोई। तो हमारे पास ये आंसर है कि स्कॉटलैंड पे जो स्कॉटिश टीवी है उसमें एक प्रोग्राम ऐसा चैनल है जिसमें सिर्फ गैलिक लैंग्वेज के प्रोग्राम्स चलते हैं, एक चैनल यानी ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट वेल नोन फ्रेंच फेस्टिवल टेक प्लेस? सबसे बड़ा जो फ्रेंच फेस्टिवल है वो कहाँ पे होता है? फ्रेंच फेस्टिवल होता है, ये एक फेस्टिवल है जिसमें म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो ये कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड, एडिनबरा में या कार्डिफ में? तो इसका करेक्ट आंसर है एडिनबरा। अब आपको इसको कैसे याद रखना है कि आप देखें कि हम अगर ABC पढ़ें तो E के बाद फ़ौरन F आ जाता है, ठीक है, EFGH आपने देखा होगा। तो ऐसा फेस्टिवल जो दोनों F से स्टार्ट हो रहा है, तो जो ही ऐसे फेस्टिवल का नाम आए तो आप समझ जाएं कि ये जिस सिटी में हो रहा है वो इसका E से, यानी कि आप देखें E एंड F दोनों पड़ोसी हैं, एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। तो आप E वाला F से पहले जो लेटर आता है इंग्लिश में, उससे जिस सिटी का नाम होगा बस उसी में हो रहा है, एडिनबरा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था रॉयल एस्कॉट या हॉर्स रेस वाला, तो ये बिल्कुल उस जैसा ही क्वेश्चन आप देखें। The UN was set up after the First World War to aim to prevent war and promote international peace and security. UN कहते हैं यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा जिसको हम कहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी ताकि दुनिया में जंग को रोका जा सके और अमन को कायम किया जा सके। इसमें सारी बातें ठीक हैं, UN भी मौजूद है, ये जंग को रोकने के लिए बनी हुई है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं बनी थी, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल पावर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन है कि नॉट पार्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स थे, ठीक है, मैं इसको यूं कर लेता हूँ, एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ आप यूं कह लें ब्रिटेन था या फिर एलाइड फोर्सेस। तो जर्मनी जिस ग्रुप में था उसको सेंट्रल पावर्स कहते हैं और जिस ग्रुप में ब्रिटानिया था उसको एलाइड पावर्स कहते हैं। तो आप यूं कह लें कि ये क्वेश्चन ये है कि जर्मनी के ग्रुप में इनमें से कौन सा कंट्री था जो नहीं था। ओके, सो जर्मनी तो खुद था ज़ाहिर, सर्बिया, ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी। तो सर्बिया वो कंट्री है जो कि सेंट्रल पावर्स के ग्रुप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्लेड एट इम्पोर्टेंट नेशनल ओकेजन्स एंड एट इवेंट्स अटेंडेड बाय द किंग एंड द रॉयल फैमिली। जब किसी इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट पे या किसी नेशनल फेस्टिवल पे जब किंग या क्वीन या उनकी फैमिली अटेंड करती है तो क्या चीज़ प्ले की जाती है? फोक म्यूज़िक, द बीटल्स आपको पता है ये म्यूज़िक का ग्रुप है, द नेशनल एंथम यानी इनका कौमी तराना, या ओपेरा म्यूज़िक। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। जैसे आप देखते हैं गोल्ड मेडल कोई जीतता है ओलंपिक्स में या कोई मेडल तो फिर उनका नेशनल एंथम स्पोर्ट्समैन का प्ले किया जाता है। तो इसी तरह जब किंग और क्वीन किसी नेशनल बड़े इवेंट पे किसी बड़े फंक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे फिर नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा। सो इस तरह ये हमारा आज का टेस्ट ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसको बार बार देखें, रोक के प्रैक्टिस करें और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।